Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new chapter, Drug Distribution System in Hospital from Pharmacy Practice. So let's start the chapter. Drug distribution is one of the basic services provided by the hospital pharmacy. So drug distribution system falls into mainly three broad categories. First one is the ward control system, pharmacy control imper-based system and pharmacy control patient issue system. सो जो वार्ड कंट्रोल सिस्टम होता है उसको वार्ड बास्केट सिस्टम भी बोलते हैं. इसमें क्या रहता है, पर्टिकुलर वार्ड जो वार्ड रहता है वो फार्मेसी को ऑर्डर लिखता है जितनी भी मेडिकेशन उनको चाहिए रहती है पर्टिकुलरली 2 या 3 डेज़ के लिए. तो फार्मेसी को वो ऑर्डर राइट करेगा, फिर फार्मेसी उन ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी मेडिकेशन है वो असेंबल करता है और हर एक वार्ड में सेंड कर देता है बिना किसी ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन को देखे हुए कि वो प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन ने लिखा है या नहीं. उसको बिना देखे हुए जितना भी वार्ड रिक्विजिशन के थ्रू जो भी सेंड करता है कि इतने उनको मेडिकेशन चाहिए उतनी मेडिकेशन फार्मेसी सेंड कर देता है हर एक वार्ड में. इसके बाद में सेकंड होता है फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस बेस्ड सिस्टम. तो इस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलर रेंज ऑफ मेडिकेशन एक फार्मेसी को मैनेज करनी पड़ती है हर एक वार्ड के लिए. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो 75% to 80% तक रहता है फॉर इन पेशेंट. और ये सारा जो बैलेंस रहता है वो डायरेक्टली पेशेंट को जो भी रहता है इन पेशेंट उनको सप्लाई कर दिया जाता है. फिर फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इशू सिस्टम बेसिकली जो रहता है इसमें ड्रग्स जो रहती है वो पेशेंट को इशू की जाती है डायरेक्टली रादर देन द वार्ड. और इनको यूनिट डोज में भी क्लासिफाइड किया गया है. तो हर एक जो यूनिट डोज सिस्टम रहता है वेयर ईच डोज इज डिलीवर्ड बाय द फार्मेसी. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब 2 टाइप में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज़ द आउट पेशेंट सर्विसेज, सेकेंड वन इज़ द इन पेशेंट सर्विसेज. तो जो आउट पेशेंट सर्विसेज रहती है बेसिकली तो आउट पेशेंट उनको बोलते हैं जो कि कोई भी बेड ऑक्यूपाई नहीं करते किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक की बात कर लो या हेल्थ सेंटर की बात कर लो या कोई भी अदर प्लेसेस जहाँ पर कोई भी पेशेंट जो आ रहा है हॉस्पिटल में वो कोई भी बेड ऑक्यूपाई नहीं करेगा तो उसे बोलते हैं आउट पेशेंट. और शॉर्ट में अगर बोला जाए तो उनको बोलते हैं OPD, दैट इज़ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. सो जो पेशेंट आते हैं आउट पेशेंट वो माइनर और कॉमन इलनेस वाले आते हैं. फिर जाके वो फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं और फिजिशियन उन पेशेंट को एग्जामाइन करने के बाद में अगर फील होता है उसको कि उसको एडमिट करने की ज़रूरत है तो उसको एडमिट करता है. अदरवाइज़ जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसको फिल करके दे देता है. तो उसके बाद में पेशेंट क्या करेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन को हॉस्पिटल फार्मेसी के पास में ले जाएगा और वहाँ से उसकी मेडिकेशन लेगा. उसके बाद में मेडिकेशंस की बिलिंग होती है. फार्मासिस्ट क्या करता है उसको मतलब कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करने के बाद में उसको बिलिंग करके देता है और पेशेंट उसकी बिलिंग देता है. फिर उसके बाद में हॉस्पिटल जनरली जो आउट पेशेंट्स रहते हैं जो भी आउट पेशेंट आते हैं वो फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. जैसे कि इमरजेंसी आउट पेशेंट होते हैं, रेफरल आउट पेशेंट होते हैं, फॉर प्राइमरी केयर आउट पेशेंट होते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं. तो एमरजेंसी पेशेंट आउट पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जिनका कि एक्सीडेंट हो गया होता है, उनको प्राइमरी के मतलब उनको केयर चाहिए रहती है तो वो डायरेक्टली आते हैं. पर ऐसा नहीं रहता कि वो कोई बेड वहाँ पर ले रहे हैं, बस उनका एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रीटमेंट करके वापस चले जाते हैं. ऐसे वाले इमरजेंसी आउट पेशेंट होते हैं. फिर रेफरल आउट पेशेंट वो रहते हैं जो कि किसी भी डॉक्टर ने उनको रिफ़र किया होता है बड़े हॉस्पिटल्स में. अगर कोई ट्रीटमेंट उनको समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो बड़े हॉस्पिटल में उनको प्रेफर करते हैं. तो दैट इज़ द रेफरल आउट पेशेंट. फिर प्राइमरी केयर मतलब कि कुछ अगर मेजॉरिटी इलनेस है किसी भी आउट पेशेंट को तो उनको पहले ट्रीट किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन और हेल्थ मेंटेनेंस और फॉर इवेल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस सिम्टम्स प्रॉब्लम एंड क्रोनिक आस्पेक्ट ऑफ द डिसीजेस. तो उनको प्राइमरी केयर आउट पेशेंट बोलते हैं. फिर एम्बुलेटरी पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि वॉक नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए उनके लिए एम्बुलेटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो एम्बुलेंस जाती है उन पेशेंट को लेके आती है. फिर उसके बाद में पेशेंट जो रहते हैं वो मेडिकेशन रिसीव करते हैं, फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और फार्मेसी उनको पूरा प्रिस्क्रिप्शन जो रहता है वो डिस्पेंस करके देता है. फिर करने के बाद में वापस से एम्बुलेंस उनको उनके घर छोड़ देती है. तो दैट इज़ द एम्बुलेटरी आउट पेशेंट. अब जो लोकेशन और लेआउट होता है आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का वो इस तरीके से होता है कि
यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट रहता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जब तक कि अगर आप सपोज़ करो कि भीड़ है आपके फार्मेसी में, तो जब तक कि फार्मेसी उसको कंपाउंडिंग करेगा और डिस्पेंस करेगा, जब तक उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर रहता है पेशेंट के लिए, ताकि वो वेट करे तो अच्छे से बैठ के करे, उनको कोई परेशानी ना आए। तो सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर विंडोज़ होनी चाहिए फॉर डिस्पेंसिंग, दीज आर द विंडोज़। फॉर एक डिस्पेंसरी यूनिट होनी चाहिए। फिर रेफ्रिजरेशन भी होना चाहिए, जो भी जितनी भी पेरेंटल प्रिपरेशंस है या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह रखने हैं, वैक्सीन वगैरह रखने हैं, तो आप रेफ्रिजरेशन में स्टोर करके रख सको। फिर ड्रग के स्टोरेज के लिए रैक्स होनी चाहिए बैक साइड में। फिर एक ऑफिस भी होना चाहिए जहाँ पर कि चीफ फार्मासिस्ट बैठा हुआ रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चीफ फार्मासिस्ट हैंडल कर सकता है। सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दैट इज़ OPD। अब इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब फार्मेसी कोई भी मेडिकेशन को लेता है या जो भी ड्रग्स वगैरह है कहाँ से लेता है, तो उसको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो होता है इसमें वो रहता है रिसिप्ट सिस्टम। फर्स्ट इज़ द रिसिप्ट सिस्टम। तो रिसिप्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी फार्मेसी में जितनी भी ड्रग आ रही है, तो वो कहाँ कहाँ से आती है, वो आपकी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आ सकती है, या फिर होलसेलर से आ सकती है, या फिर जो भी इनवाइटिंग टेंडर से उससे आ सकती है, या फिर कोई भी जो लोकल रिटेल फार्मेसी वहाँ से आ सकती है, किसी एजेंट के थ्रू आ सकती है, या फिर हॉस्पिटल परचेज सेंटर से आ सकती है, या फिर कोई भी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से भी आ सकती है। तो जो भी मेडिकेशन वो परचेस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर मेडिकेशंस की पूरी रिसिप्ट बनाई जाती है। फिर उसमें सारा कंप्लीट डेटा रजिस्टर रहता है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, जितने जो भी मेडिकेशन है उनका डिस्क्रिप्शन रहेगा, स्पेसिफिकेशन रहेंगे, पैकेजिंग, प्राइसिंग, जो क्वालिटी उनको रिक्वायर्ड रहती है या जितनी क्वांटिटी उनको रिक्वायर्ड है वो सारा गिवन रहता है। तो जो भी रिसिप्ट रहेगी वो रिसिप्ट की 3 कॉपीज़ लगती है। तो एक कॉपी जो रहती है वो सप्लाई को सेंड कर दी जाती है, और जो सेकंड कॉपी रहती है वो अकाउंट ऑफिस के पास में रहती है हॉस्पिटल के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंट ऑफिस को ही सारे पेमेंट करने रहते हैं, इसलिए अकाउंट ऑफिस के पास में उनकी सेकंड रिसिप्ट जाती है। फिर जो थर्ड रिसिप्ट रहती है वो फार्मेसी के पास में रहती है। तो सारा जो सप्लाई है वो रिसीव करने के बाद में हर एक आइटम को एक फार्मेसिस्ट जो रहता है सेपरेटली एक उनके पास में जो रजिस्टर रहता है उसमें एंटर करता है, प्रॉपर्ली वो रजिस्टर को मेंटेन करके रखता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, और फिर उसमें फिर सुपीरियर ऑफिसर के काउंटर साइन भी लिए जाते हैं, और जो रजिस्टर रहता है उसका पूरा मेंटेन किया जाता है, ताकि उसको बाद में एज ए रेफरेंस यूज़ कर सके फॉर द सोर्स ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ ड्रग, और कितनी अपने पास में क्वांटिटी बची हुई है उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये तो हो गया रिसिप्ट का सिस्टम। अब सेकंड जो सिस्टम आता है वो आता है इशू सिस्टम, कि अब मेडिकेशन कैसे इशू करता है कोई भी फार्मेसी। तो कोई भी मेडिकेशन जो रहेगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इशू नहीं होता है, ठीक है। जो आपकी ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है उनको छोड़ के कोई भी जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिकेशन एक फार्मासिस्ट देता नहीं है, ठीक है। और जितना भी वार्ड वगैरह में अगर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मेडिकेशन की, तो वो रिक्विजिशन के बेस पे उनको दी जाती है, और उसका भी एक प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री होती है कि कितनी क्वांटिटी गई है वहाँ पर, और उनके पास में कितनी क्वांटिटी बची हुई है। तो सारा रजिस्टर वो मेंटेन करके रखते हैं। दैट इज़ द इशू सिस्टम। Next is the cost recovery and service charges. The third one is the cost recovery and service charges. So जो भी प्राइस चार्ज की जाती है वो फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, तो वो आपकी रिजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए पेशेंट के लिए। तो जो कॉस्ट रहेगा उतना ही चार्ज करिए कि कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट और कंटेनर का जो कॉस्ट है, या जितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, या जितना रीज़नेबल मार्जिन या प्रॉफिट उनको चाहिए रहता है, उतना ही आप रीज़नेबल पेशेंट को लगाएं। तो दैट इज़ द कॉस्ट रिकवरी एंड सर्विस चार्जेस। नेक्स्ट इज़ द प्री पैकेजिंग ऑफ द ड्रग इन द हॉस्पिटल। प्री पैकेजिंग, सो प्री पैकेजिंग का मीनिंग ये होता है कि पहले से पैक करके रख देना मेडिकेशन, जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो जितना भी वार्ड वगैरह में अवेलेबल रहती है तो पहले से पता रहता है कि आपको कितनी मेडिकेशंस उनको प्रोवाइड करनी है, तो आप उसका प्री पैकेज बना के रख लीजिए, ताकि कि जब भी ज़रूरत पड़े तब आप उसको डिस्पेंस कर सको।
ठीक है, आपको उसी टाइम पे बनानी नहीं पड़ेगी, जिससे आपका बहुत सारा टाइम जो रहेगा वो बच जाता है। जैसे कि कोई भी टैबलेट या कैप्सूल्स या सिरप या ऑइंटमेंट या क्रीम्स जो पेशेंट के थ्रू यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट पेशेंट्स के थ्रू या इन पेशेंट्स के थ्रू यूज़ हो रहे हैं, तो उनके पैक्स बना के आप रख सकते हैं। जैसे कि टैबलेट एंड कैप्सूल जो रहते हैं वो प्री पैक्ड रहते हैं स्मॉल कंटेनर्स में, जो कि 12 इंचेस, 24 इंचेस, 48 या 100 एस के होते हैं, तो उनमें स्टोर करके रखते हैं। तो अब कुछ जो पैकेज साइज़ के जो फैक्टर्स जो पढ़ने हैं, तो उसमें कैसे रहता है, जो पैकेज बनते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं, आपके जितना प्रोडक्ट का डिमांड है उसके ऊपर बनते हैं। फिर कितने यूनिट डोज रिक्वायर्ड रहेंगे पर पैक, और टोटल नंबर ऑफ़ पैकेजेस प्रिपेयर कितने करने हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और कौन सा कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो फॉर मेंटेनिंग द थेरेपेटिक प्रॉपर्टी फॉर द प्रिपरेशन, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और वेदर द प्रोडक्ट इज़ पैक्ड बाय हैंड और मशीन, किसके थ्रू पैक किया जा रहा है उसके ऊपर भी पैकेजिंग डिपेंड करती है। प्लस वेदर इट रिक्वायर्स स्पेशल लेबलिंग कंडीशन, फिर व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी of the product, or will the pre-packaging be economical or not, and what will be the cost of pre-packaging product. So it's all depend on this kind of factors कि कैसे आपकी pre-packaging रहेगी या पैक की साइज़ उस पर, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.